एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी और यूपीपीसीएस की परीक्षाएं होने वाली हैं, उसकी डेट आगे हो गई है। तो उसी को ध्यान में रखकर संस्थान द्वारा टेस्ट सीरीज शुरू की गई है, जिसमें पहला टेस्ट हमारा हो चुका है। उसी से रिलेटेड जो पॉलिटी के क्वेश्चन हैं उस पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले टेस्ट में टोटल 12 प्रश्न आए थे, जिसको हम एक एक करके देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 123 से आपके पॉलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न जो है पॉलिटी का, वहाँ पे कहा गया है, प्रश्न कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य है, यानी कि यहाँ पे कुल मिलाकर के उद्देशिका से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट दी गई है। तो सबसे पहले थोड़ा सा उद्देशिका के बारे में हम जान लेते हैं कि उद्देशिका है क्या। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान जो कि 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर के तैयार हुआ, ये संविधान रूपी भवन जो निर्मित हुआ, वह जिस आधार पे ये संविधान बनकर के तैयार हुआ है, वह आधार हमें प्रस्तावना के रूप में दिखाई देती है। प्रस्तावना को पढ़कर हम जान सकते हैं कि भारतीय संविधान का दर्शन क्या है, संविधान किन सिद्धांतों पर आधारित है, संविधान निर्माता कैसे समाज निर्मित करना चाहते थे, ये सब हम भारतीय संविधान के प्रस्तावना को पढ़कर जान सकते हैं। और यदि हम यह जानना चाहें कि प्रस्तावना का आधार कहाँ है, उसका फाउंडेशन अगर हम जानना चाहें वो कहाँ पे है, तो इसके लिए हमें संविधान सभा जाना होगा। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। इसी उद्देश्य प्रस्ताव में बहुत सी ऐसी बातें कही गई जिन्हें हम प्रस्तावना में देखते हैं, जैसे कि संप्रभुता की बात कही गई थी, गणतंत्र की बात कही गई थी, समानता की बात कही गई थी। ये सभी बात जो हम उद्देश्य प्रस्ताव में देखते हैं, कहीं ना कहीं हमें पूरी तरीके से प्रस्तावना में दिखती है। अब आते हैं हम प्रश्न की तरफ। यह जो प्रश्न का जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य है, यानी कि उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य है, यानी जस्टिसेबल है। उद्देशिका के किसी भी बात को लेकर के न्यायालय में जा सकते हैं, ऐसा यह कह रहा है। ऐसा है कि प्रस्तावना की जो भी बातें कही गई हैं उसे वैधानिक आधार नहीं प्रदान किया गया है, यानी कि जब भी संविधान के किसी भी अंश में कोई भी, यानी कि संविधान में वर्णित कोई भी बात बताई गई है, वहाँ पे अगर अस्पष्टता हो तो उसे प्रस्तावना को पढ़ करके स्पष्ट रूप से जाना जा सकता है। लेकिन प्रस्तावना के किसी भी अंश को लेकर के हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं, कोर्ट नहीं जा सकते हैं। इस लिहाज से फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि उद्देशिका भारतीय संविधान निर्माण से संबंधित मूल भावना को उल्लेखित करती है। बिल्कुल सही है, सेकेंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाता है। थर्ड है उद्देशिका प्रस्तावना पंडित नेहरू व अबुल कलाम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। मैंने जैसा अभी आपको बताया कि प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, न कि अबुल कलाम के द्वारा। तो उस लिहाज से ये स्टेटमेंट आपका थर्ड वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। लास्ट कह रहा है उद्देशिका न तो संविधान के तीनों अंगों को ठोस भक्ति, ये भक्ति नहीं है, यहाँ पे शक्ति होगा, मिसप्रिंट है। उद्देशिका न तो संविधान के तीनों अंगों को ठोस शक्ति प्रदान करता है, न ही उनके शक्तियों को सीमित करता है। ये बात भी बिल्कुल सही हो जाती है। अब प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न कह रहा है सही कथनों का चयन करें। यहाँ पे जहाँ पे तीसरा सही कथन पूछ रहा है, तो थर्ड वाला ऑप्शन देख लीजिए कहाँ कहाँ है। ए में है, सी में है और बी में है, यानी कि ये तीनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 124। 124 क्वेश्चन कथन कारण से संबंधित है। कथन दिया गया है, कथन को पढ़ करके देखते हैं कि कथन में कितनी सच है या सच्चाई है अथवा नहीं। कथन कह रहा है कि केशवानंद भास्तिवाद, भास्ति नहीं, यहाँ पे है, थोड़ा सा पेन ले लेते हैं हम। केशवानंद, ये केशवानंद भारती है, भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद के अंतर्गत भारतीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा उद्देशिका भारतीय संविधान का हिस्सा है, आधार दिया गया। अभी भी ये प्रश्न उद्देशिका से संबंधित है। ऐसा है बच्चों, उद्देशिका से संबंधित दो केस महत्वपूर्ण हैं। एक है बेरुबारीवाद 1960 का, और दूसरा केशवानंद भारती। केशवानंद भारतीवाद, इनरी बेरुबारीवाद जो था 1960 का, उस समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि चूंकि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए प्रस्तावना में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं हो सकता। यानी कि बेरुबारीवाद में संविधान को प्रस्तावना को संविधान का अंग मानने से न्यायालय ने इनकार कर दिया। लेकिन केशवानंद भारतीवाद में क्या किया न्यायालय ने? प्रस्तावना को संविधान के अंग के रूप में स्वीकार किया। चूंकि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए उसमें संशोधन भी हो सकता है। तो क्या कह रहा है कथन? केशवानंद भारतीवाद के अंतर्गत भारतीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा उद्देशिका भारतीय संविधान का हिस्सा है, आधार दिया गया। बिल्कुल कथन हमारा सही हो जाता है। कारण क्या है? उद्देशिका केवल एक बार ही संशोधित किया गया है और यह लोगों के आदर्शों व आकांक्षाओं का भी घोषणा करता है। यानी कि कारण जो कह रहा है यह भी सही है। अभी तक प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ है और उस संशोधन के द्वारा 42वां संविधान संशोधन हुआ है। 42वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा संविधान में मुख्य रूप से 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द? अखंडता, पंथ निरपेक्ष और तीसरा समाजवाद। इस प्रकार केशवानंद भारतीवाद के बाद, यानी कि प्रस्तावना को संविधान का अंग मानने के बाद ही यह जो है पहला प्रस्तावना में संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, जिसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, अखंडता, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद। तो इस लिहाज से ये जो कारण है, उद्देशिका में केवल एक ही बार संशोधन किया गया था, यह भी सही हो जाता है। यानी कथन और कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन 125 क्वेश्चन, पेन ले लेते हैं। वन 125 क्वेश्चन में कह रहा है, प्रश्न है निम्न पर विचार करें। यह भी यहाँ पे भी स्टेटमेंट दिया गया है। यहाँ 4 स्टेटमेंट दिया गया है। चारों स्टेटमेंट को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद देखेंगे कि उसका चयन करेंगे प्रश्न का। पहला कह रहा है मूल अधिकार वाद योग्य है। यहाँ पे मूल अधिकारों की बात की गई है। आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में जो अधिकार हैं, कुछ संवैधानिक अधिकार हैं। अधिकार पूरे संविधान में फैले हुए हैं। उसकी लंबाई और चौड़ाई में सभी जगह आप देखेंगे संविधान में बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, लेकिन कुछ अधिकारों को एक विशेष जगह पे स्थान दिया गया है, जैसे कि जिसे कि मूल अधिकार कहा जाता है। वह बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। उसी से संबंधित बात की जा रही है कि मूल अधिकार वाद योग्य है, यानी कि फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है। यानी कि मूल अधिकार के हनन के बाद क्या आप न्यायालय में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। आर्टिकल 32 और 226 के तहत
आप न्यायालय में जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के अनुसार आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और 226 के तहत आप हाई कोर्ट में जा कर के या आप जो है जा सकते हैं अपने मौलिक अधिकारों के हनन के बाद। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो पहला बात है कि मूल अधिकारवाद योग्य है, बिल्कुल सत्य हो जाता है। दूसरा, राज्य मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, बिल्कुल लगा सकता है। युक्त प्रतिबंध यानी कि रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन राज्य लगा सकता है। आपातकाल के दौरान और कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य मूल अधिकारों पर युक्त निर्बंधन लगा सकता है। उस लिहाज से स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही हो जाता है। तीसरा है, आंतरिक आपातकाल के आधार पर मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। आइए इसको देखते हैं, इस पे थोड़ा सा डिटेल देखना पड़ेगा। आपातकाल, आंतरिक आपातकाल की बात किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हम आपातकाल की बात करते हैं, भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकाल की चर्चा की गई है। आपातकाल से संबंधित 3 आर्टिकल है, आर्टिकल 352, 356 और 360। यहाँ पे चूंकि आंतरिक आपातकाल की बात की गई है, ये जो है 352, इसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल लागू किया जाता है। अब यहाँ पे ये 356 चूँकि प्रश्न आंतरिक आपातकाल का है, यानी कि मामला 352 का है, तो यहाँ पे जब हम इसकी बात करते हैं, यानी कि आर्टिकल 352 की जब बात करते हैं, तो यह आपातकाल 2 तरीके से लागू होता है। इसको एक कहते हैं आंतरिक आपातकाल और दूसरा है बाह्य आपातकाल। बाह्य आपातकाल, जब युद्ध या बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण के आधार पे आपातकाल लागू किया जाता है, तब उसे बाह्य आपातकाल कहा जाता है। लेकिन जब सशस्त्र विद्रोह के आधार पे आपातकाल लागू होता है, तब उसे आंतरिक आपातकाल कहा जाता है। और चूंकि हमारा जो 3rd स्टेटमेंट है वो आंतरिक आपातकाल के बारे में कह रहा है, थोड़ा सा और यहाँ पे हमें डिटेल में जाना होगा। आर्टिकल 358, इसको हम थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं, जगह बन जाएगी ताकि चीज़ों को और बेहतर ढंग से हम जान पाएंगे। आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359, इसकी भी थोड़ी सी चर्चा देख लेते हैं। जब 358 आपातकाल, जब बाह्य आक्रमण या युद्ध की स्थिति के आधार पर जब आपातकाल लागू किया जाता है, तो आर्टिकल 358 लागू हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। इसमें आर्टिकल 19 अपने आप क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जो अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार नागरिक व्यक्तियों को मिला हुआ है, वह अपने आप समाप्त हो जाता है। लेकिन 359 आर्टिकल जो है, यह राष्ट्रपति घोषित करेगा कि कौन कौन से मूल अधिकार को वह स्थगित कर रहा है, सिवाय अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके। यानी कि आर्टिकल 358 के तहत, जब आर्टिकल 358 के तहत आंतरिक बाह्य आपातकाल की यहाँ पे बात की जा रही है, बाह्य आपातकाल की स्थिति में आर्टिकल 19 स्वतः ही समाप्त हो जाता है। लेकिन आंतरिक आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति बताएगा कि कौन कौन से मौलिक अधिकार को वह समाप्त कर रहा है,
सिर्फ 20 और 21 को छोड़ करके। अब हम प्रश्न पे आते हैं कि आंतरिक आपातकाल के आधार पर मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। यह रॉन्ग हो जाता है। रीज़न क्या है कि सारे मूल अधिकार नहीं स्थगित होते हैं। 20-21 को छोड़ करके राष्ट्रपति आंतरिक आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को स्थगित कर सकता है ना। लेकिन ये भी निश्चित नहीं है कि वो सारे मौलिक अधिकारों को समाप्त स्थगित करेगा या कुछ मौलिक अधिकारों को। उस लिहाज से ये जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है यह रॉन्ग हो जाता है। अगला देखते हैं, मूल अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है। अब देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट कहाँ है। यहाँ पे है। यहाँ पे ये दोनों तो गलत हो गए, पहला, दूसरा और चौथा, यानी कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 126। यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा निम्नलिखित में से कौन कौन से अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नहीं कर न्यायालय के निर्णयों के आधार पर आधारित है। बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है। मुझे लगता है इस टेस्ट पेपर का सबसे बढ़िया प्रश्न यही है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार और न्यायालय के निर्णयों के आधार पर आधारित अधिकार, ये क्या है। देखिए, बहुत से अधिकार हमें संविधान द्वारा मिले हुए हैं जिनका वर्णन हमें संविधान में मिलता है। लेकिन बहुत से ऐसे अधिकार हैं जिनका वर्णन संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं मिला है, बल्कि न्यायालय संविधान की व्याख्या करके अपने निर्णयों के माध्यम से उन अधिकारों को व्यक्तियों को प्रदान करता है। तो उसी से संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। इसे हम एक उदाहरण से ही भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोर्ट न्यायालय जाता है और वह मांग करता है कि कोई एक विशेष प्रकार का अधिकार उसे मिलना चाहिए, और यदि न्यायालय को यह लगता है कि वह अधिकार व्यक्ति को मिलना चाहिए और न्यायालय उसके हक में फैसला करता है, उसके हक में निर्णय देता है, तो वह अधिकार फिर उसे प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार जो उसे अधिकार प्राप्त होगा वह न्यायालय द्वारा दिया गया अधिकार माना जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रश्न है, यहाँ पे भी स्टेटमेंट वाला ही प्रश्न है। स्टेटमेंट वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे जो 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, एकांतता का अधिकार या मजदूरी से इनकम व श्रमिकों के मनमाने ढंग से बर्खास्तगी के खिलाफ अधिकार, सम्मान व जीने का अधिकार, क्रूर दंड के विरुद्ध अधिकार, और 5वां है आश्रय का अधिकार। ये लगभग आर्टिकल 21 की बात कर रहा है। आर्टिकल 21 मौलिक अधिकार है। यह इस अनुच्छेद में तो सिर्फ इतना कहा गया है कि किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। सिर्फ इतना कहा गया है। लेकिन आप देखोगे कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसका विस्तार सबसे ज़्यादा हुआ है वह है अनुच्छेद 21। तो यहाँ पे जो ये कहा गया है एकांतता का अधिकार, जिसे निजता का अधिकार भी कहते हैं, निजता का अधिकार या राइट टू प्राइवेसी, इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसला आता है। वो है के.एस. पुत्तास्वामी का मामला 2017 में। इनसे पहले भी खड़ग सिंह का मामला, MP शर्मा का मामला आया था, जहाँ पे निजता के अधिकार की मांग याची न्यायालय से की है। लेकिन वहाँ पे न्यायालय ने इस निजता के अधिकार से संबंधित फैसला नहीं सुनाया। लेकिन पुत्तास्वामी का जो मामला है, जिसे निजता के अधिकार के नाम से ही जाना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला रहा, जिसे मील का पत्थर कह सकते हैं निजता के अधिकार के संबंध में। वहाँ पे न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल, इसके बारे में डिटेल से तो हम नहीं बताएंगे, शॉर्ट में ही आप समझ लीजिए कि न्यायालय का फैसला क्या रहा कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और 21 के तहत राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।
और भी इसमें जो अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि सम्मान व जीने का अधिकार, मेनका गांधी मामले में गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, न्यायालय ने इसे भी आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया। आश्रय का अधिकार, यानी कि आश्रय का अधिकार भी इसमें एक मामला है चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का मामला, वहाँ पे भी न्यायालय ने आश्रय के अधिकार को भी एक मौलिक अधिकार के रूप में माना। तो इस प्रकार अगर हम प्रश्न को देखें, ये जो 5 स्टेटमेंट हैं, ये सारे अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार नहीं हैं, अपितु न्यायालय ने संविधान की व्याख्या के द्वारा इसे मौलिक अधिकार में शामिल किया। इस प्रकार ये 5 स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। 5 स्टेटमेंट ऑप्शन सी में है। इस तरह से इस प्रश्न का आंसर सी सही होगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में बताया, इस पर तो डिटेल चर्चा की जा सकती है, लेकिन प्रश्न की डिमांड जितनी थी उतना मैंने आपको बता दिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 यहाँ पे भी ये भारत शासन अधिनियम 1935 से रिलेटेड प्रश्न है। क्या कह रहा है? ये भी स्टेटमेंट वाला ही क्वेश्चन है। भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन सी विशेषताएं हैं? यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935, इसके बारे में आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में 1935 एक्ट से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, है ना। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के साथ साथ प्रांतीय सेवा आयोग की स्थापना, ऐसा 1935 एक्ट में कहा गया। स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाता है। सेकंड, भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद की समाप्ति, बिल्कुल सही कहा जा रहा है। 1935 के अधिनियम के तहत भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था। स्टेटमेंट सेकंड भी हमारा करेक्ट हो जाता है। थर्ड है, प्रांतों के बीच तथा केंद्र और प्रांतों के बीच विवादों के समाधान के लिए दिल्ली में संघीय अदालत की स्थापना की गई थी। थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो जाता है। 1935 एक्ट के अनुसार 1937 में ही यहाँ पे दिल्ली में संघीय अदालत की स्थापना की गई थी, और जब तक सर्वोच्च न्यायालय का गठन नहीं हुआ था तब तक यह संघीय अदालत के रूप में कार्य करती रही। इस लिहाज से थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो जाता है। फोर्थ स्टेटमेंट है, पालीगारों को निश्चित संख्या में पैदल सैनिक, घोड़े और हाथी रखने पड़ते थे। ये तो 1935 एक्ट से तो बिल्कुल ये रिलेटिव ही नहीं है ना, तो इसको तो हटा ही देते हैं। तो हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 128 क्वेश्चन संविधान सभा से संबंधित है। ये भी बढ़िया प्रश्न है, आइए इसको देखते हैं। संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की जा रही है। संविधान सभा ने ही संविधान का निर्माण किया। संविधान सभा के सदस्यों का जो चयन किया गया था वह प्रत्यक्ष रूप से भी किया गया था, और प्रत्यक्ष न कह करके ऐसा कह सकते हैं कि संविधान सभा के सदस्य जो थे वह 2 टाइप के थे। एक तो निर्वाचित और दूसरे मनोनीत। 389 सदस्य टोटल थे संविधान सभा में। 389 सदस्य थे, जिसमें 93 सदस्य जो थे वो देशी रियासतों से थे। इसको ऐसे समझिए कि जब संविधान सभा का गठन किया जाना था, उसके पहले की भारत की जो स्थिति थी, वहाँ पे उस समय 2 भारत दिखाई देते थे। पहला वह भारत था जहाँ पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, जबकि सेकंड वो भारत था जहाँ पे देशी रियासतों का शासन था। ब्रिटिशर्स जहाँ रूल कर रहे थे वहाँ पे संविधान सभा के जो सदस्य थे वह चुने गए थे, जबकि देशी रियासतों ने अपने सदस्यों को मनोनीत किया था। अब आते हैं हम प्रश्न पे। प्रश्न क्या कह रहा है? लेकिन सदस्यों का एक बात ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुआ था, बल्कि अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। आइए स्टेटमेंट पे आते हैं।
स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है प्रत्यक्ष चुनाव जनता के माध्यम से, ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है। मैंने जैसा अभी आपको बताया कि सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। सेकेंड है विभिन्न दलों द्वारा मनोनीत किया गया था। विभिन्न दलों द्वारा मनोनीत नहीं किया गया था, दलों ने अपने प्रत्याशी उतारे थे, जैसे कि कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने। तो ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हो जाता है। थर्ड है भारतीय गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत और राज्यों द्वारा निर्वाचित। ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि भारतीय गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत नहीं, जो जहाँ पे ब्रिटिशर्स जिस प्रांतों में रूल कर रहे थे वहाँ के सदस्यों को चुना गया था। ठीक है। और चौथा स्टेटमेंट है विभिन्न प्रांतों के विधानमंडलों द्वारा गठित और रियासतों के शासकों द्वारा मनोनीत, यानी कि फोर्थ स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाता है। अब आते हैं प्रश्न पे, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा गलत है। अच्छा, यहाँ पे गलत पूछ रहा है, तो 1, 2 और 3 जहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 राज्य सूची से संबंधित यह प्रश्न है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कानून निर्माण की अगर हम बात करें तो वो विधायिका करती है, संघ की जब बात करें तो संघ के लिए कानून निर्माण का कार्य संसद करती है, जबकि राज्य के संदर्भ में राज्य की विधायिका कानून निर्माण का कार्य करती है। भारत एक संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश है। संघीय व्यवस्था को हमने अपनाया है। संघीय व्यवस्था की कुछ जो मुख्य बातें हैं उसमें यह है कि संघीय व्यवस्था में कम से कम 2 इकाई होनी चाहिए। अगर भारत के संदर्भ में देखें तो संघ और राज्य हैं, और संघीय व्यवस्था में इन दोनों इकाइयों के बीच शक्ति का बंटवारा होता है, जिसका लिखित रूप से वर्णन होना चाहिए। हमारे संविधान में यदि बात करें तो भाग 11 में संघ राज्य के संबंध में चर्चा की गई है, और अगर अनुसूचियों की बात करें तो 7वीं अनुसूची में 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की चर्चा की गई है। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार का है, जबकि राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों यानी संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन वरीयता संघ सरकार को दी गई है। अच्छा, कुछ विशेष स्थितियों की भी संविधान में चर्चा की गई है जब राज्य सूची के विषयों पर संघ सरकार कानून बना सकती है। संघ सरकार मतलब कि संसद कानून बना सकती है। उसी से संबंधित यह हमारा प्रश्न है। आइए, ये भी स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। यहाँ पे भी 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिन्हें हम एक एक करके देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट कह रहा है जब राज्य सरकार अनुरोध करे, जब राज्य सरकार अनुरोध करे। ऐसा है आर्टिकल 252 कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक राज्य संघ सरकार से अनुरोध करे कि राज्य सूची पर संसद कानून बनाए तो ऐसा संसद कर सकती है, लेकिन इसके लिए कम से कम 2 राज्यों का अनुरोध आवश्यक है। यहाँ पे कहा जा रहा है जब राज्य सरकार अनुरोध कर रही है, नहीं, यहाँ पे 2 या 2 से अधिक राज्यों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट हमारा रॉन्ग हो जाता है। सेकंड कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान समस्त विद्रोह की स्थिति में। हमारा जो आर्टिकल है 250, आर्टिकल 250 हमारा यह कहता है कि जब आपातकाल की स्थिति हो तो ऐसी दशा में राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बना सकती है। तो उस लिहाज से सेकंड वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाता है। थर्ड है अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के दौरान। ये हमारे संविधान का आर्टिकल 253 यह कहता है
कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करना हो तो ऐसी दशा में राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बना सकती है। तो इस प्रश्न में अगर देखें तो फर्स्ट रॉन्ग हो जाता है, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है और बी में सेकंड और थर्ड है। उस लिहाज से देखें तो क्वेश्चन नंबर 129 का आंसर भी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित यह प्रश्न है। यहाँ पे राष्ट्रपति के शक्तियों से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। क्या प्रश्न पूछा गया है? राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। 4 स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है। स्टेटमेंट फर्स्ट है, चुनाव आयोग से परामर्श कर संसद सदस्यों के निर्भरता के प्रश्न पर निर्णय करता है। यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर है, यानी कि संसद सदस्यों के निर्भरता यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर है। संसद सदस्यों के निर्भरता का प्रश्न को अगर हम देखें तो इससे संबंधित 2 बातें आपको जाननी होंगी। फर्स्ट, आर्टिकल 1021 और दूसरा 10वीं अनुसूची। जो डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर होता है ना, डिस्क्वालिफिकेशन के मैटर से रिलेटेड 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक है आर्टिकल 1021 के तहत और दूसरा है 10वीं अनुसूची। जैसा कि आप साथ जानते हैं 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। अगर आर्टिकल 102 के तहत डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर होगा तो ऐसे मैटर यानी ऐसे सदस्य की निर्भरता का निर्धारण राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति ऐसा करने से पहले इलेक्शन कमीशन से परामर्श करता है। समझे? जैसे कि निर्भरता का जब बात होती है तो संसद सदस्य 2 तरह से निर्भर हो सकते हैं, डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, उनकी सदस्यता जा सकती है। तो उसमें पहला मामला ये है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1021 के तहत राष्ट्रपति ऐसे सदस्यों को निर्हर्त घोषित करेगा जब वह इलेक्शन कमीशन से परामर्श ले ले और उसके बाद उसे निर्हर्त पाता है, अयोग्य पाता है। ठीक है। दूसरा, दल बदल कानून के तहत अगर किसी सदस्य के निर्हरता यानी अयोग्यता, संसद सदस्यता उसकी समाप्त हो सकती है, वह यह फैसला कौन करेगा? तो लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में सभापति करता है। अब मेरे ख्याल से आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर समझ में आ गई होंगी। आते हैं अपने प्रश्न पे। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, चुनाव आयोग से परामर्श कर संसद सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न पर निर्णय करता है। यानी कि राष्ट्रपति के संदर्भ में देखिए, यहाँ पे राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित यह प्रश्न है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ बताया आपको कि राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन से परामर्श करके संसद सदस्य की निर्भरता के प्रश्न पर निर्णय करता है। दूसरा है, संसद के सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी कर सकता है, वह किसी अध्यादेश को किसी भी समय समाप्त कर सकता है। जो सेकंड बात किया जा रहा है, ऑर्डिनेंस की बात की जा रही है। ऑर्डिनेंस हमारे संविधान के आर्टिकल 123 अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस की बात की जा रही है। आर्टिकल 123 में इसकी चर्चा की गई है कि जब संसद सत्र में न हो यानी संसद का सत्रावसान हो, है ना, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। कि यहाँ पे 3 स्थितियाँ हो सकती हैं। 3 स्थितियों में पहली स्थिति, जब दोनों सदन सत्र में ना हो, पहली स्थिति। दूसरी, जब लोकसभा तो सत्र में हो लेकिन राज्यसभा का सत्र समाप्त हो चुका हो। तीसरा, जब राज्यसभा सत्र में हो
लेकिन लोकसभा का सत्र समाप्त हो जाए। इन तीनों ही दशाओं में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। उसका वही प्रभाव होगा जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून का होता है ना। तो इस तरह से जो हमारा सेकंड है कि संसद के सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर सकता है और किसी भी अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है, ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। थर्ड है, भारत की आकस्मिक निधि से किसी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है। यहाँ पे आकस्मिक निधि यानी कॉन्टिजेंसी फंड की बात की जा रही है। आर्टिकल 267 में आकस्मिक निधि की बात की गई है, कॉन्टिजेंसी फंड की बात की गई है। ऐसा है कि आप सभी जानते हैं कि भारत कि अगर धन की ज़रूरत हो, पैसे की ज़रूरत हो, तो संसद की अनुमति से पैसे खर्च नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन देश के समक्ष कभी ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि अचानक पैसे की ज़रूरत हो जाए, तो ऐसी आपदा आ सकती है या कोई और विशेष स्थिति हो सकती है जब अचानक धन की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में इस फंड को बनाया गया है और यह फंड राष्ट्रपति के अधीन है। आकस्मिक निधि आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए वर्तमान में इसमें 500 करोड़ रुपए रखा जाता है। ठीक है, तो हमारा जो स्टेटमेंट है थर्ड कि भारत की आकस्मिक निधि से किसी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है राष्ट्रपति, बिल्कुल ये सही हो जाता है। और चौथा स्टेटमेंट है विभेषित वीटो जो विधायिका द्वारा उच्च बहुमत द्वारा निरस्त किया जा सके प्राप्त है। यहाँ पे राष्ट्रपति के वीटो शक्ति के बारे में बताया गया है। अगर हम देखें भारतीय संविधान का आर्टिकल 111 संविधान में कहीं भी वीटो शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 111 है यह राष्ट्रपति के संदर्भ में यह कहता है कि किसी विधेयक के संदर्भ में अनुमति के संदर्भ में राष्ट्रपति क्या करेगा। अगर राष्ट्रपति यानी कि कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों से पास होने के बाद जब राष्ट्रपति के समक्ष जाता है तो राष्ट्रपति क्या करता है, सबसे पहले तो राष्ट्रपति उस पर परमिशन अनुमति दे देता है। राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद वह विधेयक कानून का रूप ले लेगा। लेकिन इसके अलावा 3 स्थितियां ऐसी भी हैं, 3 स्थितियां बनती हैं जो राष्ट्रपति किसी विधेयक के संदर्भ में कर सकता है। पहली स्थिति यह है कि जब राष्ट्रपति अनुमति देने से मना कर दे, इसे कहते हैं कि ये जो 3 स्थितियां हैं इसे ही वीटो कहा जाता है, इसे ही वीटो कहा जाता है। यह वीटो अगर राष्ट्रपति के संदर्भ में देखें तो 3 प्रकार के वीटो की चर्चा हम कर सकते हैं। फर्स्ट वीटो है एब्सोल्यूट वीटो, आत्यंतिक वीटो, जिसमें राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति देने से पूरी तरीके से मना कर देता है, तो यानी कि कहा जाएगा कि वो एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया। दूसरा सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव वीटो क्या है, इसमें राष्ट्रपति क्या करेगा, पुनर्विचार के लिए विधेयक को वापस भेज देता है। तब जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति हाँ नहीं यस नहीं कहता बल्कि उस विधेयक को क्या करता है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज देता है, तब कहा जाता है कि राष्ट्रपति सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग किया। और तीसरा है पॉकेट वीटो, जिसे जेबी वीटो भी कहा जाता है, कि राष्ट्रपति ने कोई विधेयक जब राष्ट्रपति के समक्ष भेजा जाता है तब वह न तो हाँ कहता है न तो ना कहता है, बल्कि वह विधेयक राष्ट्रपति के टेबल पे पड़ा रहता है। इसे ही कहते हैं पॉकेट वीटो। सिर्फ 3 प्रकार के वीटो ही भारत के राष्ट्रपति के पास उपलब्ध हैं। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है, बताया गया है
कि विभेषित वीटो इसमें क्या करती है कि राष्ट्रपति के विधेयक को, राष्ट्रपति की वीटो को विधायिका समाप्त कर देती है। यहाँ पे जो विधायिका द्वारा उच्च बहुमत द्वारा निरस्त किया जा सकता है, यह वीटो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, अपितु इस प्रकार का वीटो का प्रयोग भारत का नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति को यह प्राप्त है। तो अब प्रश्न में आते हैं। प्रश्न कह रहा है उपर्युक्त में से सही कथन का चयन करें। अब हमारा यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो जा रहा है। ऑप्शन बी में हमारे ये तीनों स्टेटमेंट हैं। इस तरह से प्रश्न संख्या 130 का ऑप्शन हमारा बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 131। 131 यहाँ पे भी स्टेटमेंट वाला ही प्रश्न है। यहाँ पे भी स्टेटमेंट दिया गया है। देखते हैं क्या कहा जा रहा है। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है यदि धन विधेयक के अलावा, अलावे नहीं अलावा, यहाँ पे अलावा कोई विधेयक राष्ट्रपति द्वारा सदन को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया जाता है और संसद के द्वारा पुनः पारित कर संशोधन या बिना संशोधन के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तब भी उसके लिए इस पर अपनी सहमति घोषित करना अनिवार्य नहीं है। जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले प्रश्न में बताया, आर्टिकल 111 यह इसमें क्या है कि अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत किया गया, भेजा गया अनुमति के लिए, तो राष्ट्रपति ने क्या किया, उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया, पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया। अब उस विधेयक को पुनर्विचार के बाद संशोधन किया या नहीं, पुनः फिर राष्ट्रपति के पास जब उस विधेयक को भेजा जाएगा तो अब स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लिखित है कि इस विधेयक पर राष्ट्रपति